आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 19। चैप्टर का नाम है बेस थ्योरम और ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस वाले चैप्टर से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आज आपको एक्सरसाइज 19 पढ़ाया जा रहा है। अब एक्सरसाइज 19 में जितने भी क्वेश्चन है उनमें हम बेस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। अब ये जो बेस थ्योरम है बच्चों, होता क्या है, इसका प्रूफ क्या है, वो सब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। आपको 100% बेस थ्योरम का प्रूफ समझ में आ जाएगा। और आज हम बेस थ्योरम का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, स्टेप्स क्या है बेस थ्योरम में, आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाओगे तो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो आप यहाँ पर देखिए। पहला स्टेप ये है बच्चों कि आपको इवेंट्स लिखने होते हैं। राइट इवेंट्स E1, E2, E3, इन इवेंट्स को लिखना होता है। ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं और ये इवेंट्स पहले परफॉर्म होते हैं। मतलब जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो जो इवेंट्स पहले परफॉर्म हो रहे होंगे वो आपके E1, E2, E3 इवेंट्स होंगे। तो इन इवेंट्स को लिखना होता है। तो पहला स्टेप तो यही होता है। दूसरा स्टेप बच्चों, आपको इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को लिखना होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इसको लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इसको लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इसको भी लिखना पड़ेगा। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप बच्चों ये होता है कि आपको इवेंट ए को लिखना है। राइट इवेंट ए। अब ये ए इवेंट क्या होता है, कौन सा इवेंट होता है? E1, E2, E3 के कारण एक और नया इवेंट परफॉर्म करता है, जो E1 के कारण भी हो सकता है, E2 के कारण भी हो सकता है या E3 के कारण भी हो सकता है। मतलब जो पहले इवेंट्स हो रहे हैं उनके कारण एक नया इवेंट परफॉर्म करता है जिसको हम ए इवेंट बोलते हैं, या उनके बाद एक नया इवेंट परफॉर्म करता है जिसको हम ए इवेंट बोलते हैं। ठीक है, उसको आपको लिखना होगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप ये है कि इस ए इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है पहले वाले इवेंट पर। कैसे, देखो, जब हम ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं तो उससे पहले अगर E1 इवेंट परफॉर्म कर रहा है तो ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 से। इसका मतलब ये है कि E1 इवेंट परफॉर्म होने के बाद ये ए इवेंट परफॉर्म कर रहा है, या इसका मतलब ये भी है कि E1 इवेंट के कारण ये ए इवेंट परफॉर्म कर रहा है। तो ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आपको लिखना पड़ेगा। या ऐसा हो सकता है कि अगर E2 इवेंट हो रहा है तो उसके बाद ए इवेंट हो रहा है, या उसके कारण ए इवेंट हो रहा है, तो ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखनी है E2 के कारण। तो ये भी आपको लिखना होगा। अगर E3 इवेंट भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो E3 के बाद अगर ए इवेंट परफॉर्म कर रहा है या E3 के कारण ए इवेंट परफॉर्म कर रहा है तो ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी E3 के कारण या E3 के बाद, जिसको डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 से। तो इन प्रोबेबिलिटीज को भी लिखना है। तो ये 4 स्टेप्स बच्चों, इन चारों स्टेप्स को आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा बेस थ्योरम का यूज करना। बेस थ्योरम में हम जो पहले इवेंट्स होते हैं E1, E2, E3, इनका हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है बच्चों, देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 5 है कि आप यूजिंग बेस थ्योरम, आप बेस थ्योरम का यूज करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हो किसकी? ऑफ इवेंट E1 और E2 और E3 की। और कैसे लिखेंगे, क्या फॉर्मूला है, वो सब मैं क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बेस थ्योरम का यूज करके आप फाइंड करते हो E1, E2, E3 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया बच्चों? तो ये स्टेप्स है। अब इन स्टेप्स को फॉलो करके मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझाऊंगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि बैग ए कंटेन 2 white and 3 red balls. Bag B contains 4 white and 5 red balls.
दो बैग्स है, बैग ए है जिसमें 2 वाइट और 3 रेड बॉल्स है, ये बैग ए आ गया। और बैग बी है जिसमें 4 वाइट और 5 रेड बॉल्स है। One is ball drawn at random from one of the bags and it is found to be red. किसी भी एक बैग में से एक बॉल को ड्रॉन किया गया है और वो रेड कलर का है। अब बच्चों, जो बॉल को ड्रॉन किया गया है और वो रेड कलर का है, तो ये एक इवेंट परफॉर्म कर रहा है। इस इवेंट से पहले भी कुछ इवेंट परफॉर्म कर रहे होंगे और वो इवेंट्स होंगे बैग को सिलेक्ट करने के। क्योंकि जब बॉल को आप ड्रॉन कर रहे हो तो बॉल को आप डायरेक्ट ड्रॉन नहीं कर सकते। दो या अगर दो से ज़्यादा बैग्स है तो सबसे पहले आप बैग को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद बॉल को ड्रॉन करोगे। ठीक है, तो बैग को सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है ये पहले परफॉर्म कर रहा है और बॉल को ड्रॉन करने का जो इवेंट है ये बाद में परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब बैग को सिलेक्ट करने के जो इवेंट्स होंगे वो होंगे आपके E1, E2 या E3 इवेंट। अगर 2 बैग्स है तो E1, E2 इवेंट बनेंगे, अगर 3 बैग्स है तो E1, E2 और E3 इवेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो E1 इवेंट क्या बनेगा, क्योंकि आपको पहले स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इन इवेंट्स को लिखना है। ठीक है, E1, E2 या E3 इवेंट को। तो E1 इवेंट क्या है कि आपने बैग ए को सिलेक्ट किया है। बैग ए सिलेक्ट, या ऐसे लिखो, सेलेक्ट बैग ए, सेलेक्ट बैग ए। और E2 इवेंट क्या बनेगा, सेलेक्ट बैग बी। और इनकी जो प्रोबेबिलिटीज है उनको भी आपको लिखना पड़ेगा। ये है आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप इनकी प्रोबेबिलिटीज को लिखोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी 1/2 आएगा, क्योंकि दो में से एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो बैग ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब बैग बी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। इतना क्लियर? तो ये 2 स्टेप्स तो हो चुके हैं। उसके बाद आपने तीसरा स्टेप करना है, मतलब इवेंट ए को लिखना है। अब ए इवेंट हमेशा वो होगा जो E1, E2 के बाद परफॉर्म करेगा या E1, E2 के कारण परफॉर्म करेगा। और वो इवेंट है आपको एक बॉल को ड्रॉन करना। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। ये इवेंट आपका ए इवेंट है। ए इवेंट क्या बन रहा है यहाँ पर कि वन बॉल इज ड्रॉन from one of the bag and it is red in color। ठीक है, ये आपका ए इवेंट है। तो ये वाला स्टेप भी आपने कंप्लीट कर दिया है। अब इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने E1 इवेंट के कारण या E2 इवेंट के कारण। देखो बच्चों, अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए इवेंट की E1 इवेंट के कारण। मतलब पहले E1 इवेंट परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद ए इवेंट परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने बैग ए को सिलेक्ट किया और उसमें से एक बॉल ड्रॉन करी और वो रेड कलर की है। तो पहला इवेंट क्या परफॉर्म हुआ, E1 इवेंट, मतलब आपने बैग ए को सिलेक्ट किया, ये पहला इवेंट है। उसके बाद एक बॉल को ड्रॉन करना, ये दूसरा इवेंट है, मतलब ए इवेंट है। अगर ये E1 इवेंट ना होता, अगर आप बैग को सिलेक्ट ना करो, तो ए इवेंट भी कभी परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब बॉल को भी आप ड्रॉन नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को समझो। इसलिए यहाँ पर ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलती है। जब तक E1 इवेंट नहीं होगा ना, तब तक ए इवेंट भी परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ए इवेंट डिपेंड कर रहा है E1 पर। और जहाँ पर डिपेंडिंग वाले इवेंट्स आते हैं वहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही निकलती है दूसरे वाले इवेंट की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर E1 इवेंट मतलब बैग ए को सिलेक्ट करना और उस ए इवेंट यानी एक बॉल को ड्रॉन करना, वो रेड कलर का है। तो ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या आएगा, देखो, यानी ए बैग से आपने रेड बॉल को ड्रॉन किया है, तो रेड बॉल कितना है 3 और टोटल बॉल कितना है 5। तो ए की कंडीशनल ही प्रोबेबिलिटी निकलेगी यहाँ पर। समझ में आ गया? क्योंकि ये डिपेंडेंट इवेंट है। किस पे डिपेंड है, पहले वाले इवेंट पर। ठीक है, अब इसका जो मतलब है वो आप लिख सकते हो, डिटेल में लिख सकते हो, लिखना पड़ता है। फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको जब एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा भाई, पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ए इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E2 इवेंट के कारण। इसका मतलब ये है
कि आप E2 इवेंट, इसका मतलब ये है कि E2 इवेंट को परफॉर्म किया गया है पहले, उसके बाद A इवेंट परफॉर्म कर रहा है। मतलब बैग B को सिलेक्ट करके एक बॉल ड्रॉन की गई है और रेड कलर की है, तो बैग B का जो सिलेक्शन है वो E2 इवेंट है, और उसके बाद एक बॉल को ड्रॉन करना और रेड कलर की है वो A इवेंट है। तो E2 के बाद A इवेंट परफॉर्म कर रहा है, यानी E2 के कारण ही A इवेंट परफॉर्म कर रहा है। तो A इवेंट डिपेंड कर रहा है E2 इवेंट पर, तो A का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलेगा। ठीक है, और कितना आएगा, रेड बॉल कितनी है 5, टोटल है 9, ये आ गया 5/9। कितना क्लियर बच्चों? तो ये देखो 4 स्टेप्स हमने बिल्कुल फॉलो कर दिया है। अब आता है लास्ट स्टेप, बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखना है और आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 इवेंट या E2 इवेंट की। कैसे, देखो इसको रफ करता हूं मैं। अब लास्ट लाइन पढ़ो, देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी। जब बॉल को ड्रॉन किया गया है वो बैग बी में से ड्रॉन किया गया है, तो बैग बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब बैग बी का इवेंट क्या है, E2, यानी E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आप बोलोगे यार E2 की प्रोबेबिलिटी तो पता है हमें, कितनी है 1/2, ये तो E2 की ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। एक होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो हमें E2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। समझ में आ गया, जिसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, E2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेंगे ऐसे, E2 गिवन A। मतलब A के बाद जब A ने परफॉर्म कर लिया, उसके बाद E1 E2 जो E3 इवेंट्स हैं उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम बेस थ्योरम से निकालते हैं। बैग बी से निकाली गई है तो E2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलेगी, अगर बैग ए लिखा होता तो E1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अगर दो कंडीशनल इवेंट्स है A और B और इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय, और जो नीचे लिखा होता है वो नीचे आता है ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है आपने। E2 की कंडीशन प्रोबेबिलिटी A के कारण, देखो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, E2 इंटरसेक्शन A, और जो यहाँ पर लिखा है बाद में यहाँ नीचे लिखा है उसको हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। अब ये भी देखना है कि पहले कौन परफॉर्म कर रहा है। देखो पहले तो E2 ही परफॉर्म कर रहा था, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आएगा इनटू, उसके बाद A इवेंट परफॉर्म कर रहा है और A की कंडीशन प्रोबेबिलिटी आएगी ऐसे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A को कैसे डिफाइन करोगे आप, देखो यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये क्या होता है ये तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, तो फिलहाल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A को अगर निकालना है तो आप देखो यहाँ से स्टार्ट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखो और उसके इंटू कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 से, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 से, बीच में प्लस साइन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, उसके इंटू करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 से, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 से। सभी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A का यही फॉर्मूला लगेगा। अगर E3 इवेंट भी होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की इंटू करते प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E3 से, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी और बीच में प्लस आएगा। ठीक है, तो ये तरीका है, ये सभी क्वेश्चन में करने वाले हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ गया, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 कितना है 5/9 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/2, A गिवन E1 कितना है 3/5, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना था 1/2 और A गिवन E2 था 5/9। अब देखो सब में 1/2 कॉमन है, कॉमन नंबर पहले ही कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5/9 बचेगा, 9 5 ज़ा 45, 9 3 27 और 5 5 ज़ा 25। 9 से 45 ये जाएगा 5 टाइम और 5 जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आएगा 25 ऊपर आएगा और 27 25 52, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा मतलब मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है कैसे बेस थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में देयर आर 2 बैग्स फर्स्ट एंड सेकंड, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी पढ़ाया गया इससे पहले, सेम क्वेश्चन है। अब इसको भी समझोगे ना बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो 2 बैग है फर्स्ट और सेकंड, बैग फर्स्ट में 3 रेड और 4 वाइट बॉल्स है और बैग सेकंड में 2 रेड और 3 वाइट बॉल्स है। तो इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं हम। देखो ये है फर्स्ट बैग जिसमें 3 रेड और 4 वाइट बॉल है, और बैग सेकंड में 2 रेड और 3 वाइट बॉल है। उसके बाद क्या लिखा है कि अ बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, इट इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, रेड बॉल। ठीक है, देखो बैग को सिलेक्ट करने के बाद एक बॉल को ड्रॉन किया गया है और वो रेड कलर का है। सेम क्वेश्चन जैसे पहले था। अब खुद दिमाग लगाओ कि बॉल को ड्रॉन करने से पहले जो रेड कलर का बॉल ड्रॉन हुआ है उससे पहले कौन सा इवेंट परफॉर्म कर रहा है, उससे पहले बैग को सिलेक्ट करने के इवेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो पहले परफॉर्म होते हैं वो इवेंट्स E1 E2 बनेंगे। ठीक है, तो E1 इवेंट क्या बनने वाला है भाई, सिलेक्ट बैग फर्स्ट, ये आपने सिलेक्ट किया है बैग फर्स्ट को। और E2 इवेंट क्या बनेगा, सेलेक्ट बैग सेकंड। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा बताओ, ये 1/2 आएगा। दो में से एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा, ये भी 1/2 आएगा। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये E1 E2 इवेंट परफॉर्म कर गए। अब उसके बाद A इवेंट परफॉर्म करेगा। A इवेंट कौन सा इवेंट है जो इन दो के बाद होगा या इन दोनों के कारण होगा, वो है एक बॉल को ड्रॉन करना जो रेड कलर का है। ठीक है, ये लाइन पूरी लिखी गई है। तो A इवेंट यहाँ पर क्या है, अब बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल को ड्रॉन किया गया है, अब बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज रेड इन कलर, इट इज रेड बॉल, इट इज रेड बॉल। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इस A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, वो मैंने आपको समझाया था अभी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दो तरीके से निकलेगी, एक इवेंट E1 के कारण कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक इवेंट E2 के कारण कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन बता दिया है मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, देखो इसका मतलब ये है कि बैग फर्स्ट से आपने रेड बॉल को ड्रॉन किया है और बैग फर्स्ट में रेड बॉल कितनी है, 3 है, और टोटल बॉल्स कितनी है, 7 है, 3/7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 का मतलब ये है कि बैग सेकंड को सिलेक्ट करने के बाद उसमें से रेड बॉल को ड्रॉन किया गया है। तो पहले E2 इवेंट परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद A इवेंट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E2 के कारण कितनी आएगी, कितनी रेड बॉल है, 2, और टोटल कितनी है, 5, 2/5। इतना क्लियर। अब उसके बाद लास्ट लाइन को पढ़िए, यहाँ पर लास्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग फर्स्ट, बैग फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि बेस थ्योरम का यूज करके आप E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे और E1 इवेंट की आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे। ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A से। फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब यहाँ पर E1 इवेंट पहले परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद A इवेंट परफॉर्म करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A का फॉर्मूला क्या बनता है, देखो तरीका मैंने आपको बता ही दिया था। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखना है और उसकी इंटू करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 से, बीच में प्लस साइन, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखना है, उसकी इंटू करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 से, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है बताओ, ये 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 कितना है, 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 1/2, A गिवन E1 है 3/7, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, ये 1/2 है, और A गिवन E2 कितना है, 2/5। अब 1/2 सब में कॉमन नजर आ रहा है आपको, हर टर्म में कैंसिल कर दो,
तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3/7, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। 7 से 35 जाएगा 5 टाइम, 5 ऊपर जाएगा, 5 3 जा 15 और ये आएगा 29, 15/29। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, सपोज दैट 5 men out of 100, 25 women out of 1000 are good orator. An orator is chosen at random. Find the probability that a male person is chosen. Assume that there are equal number of men and women. देखो बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि 100 में से 5 men और 1000 में से 25 वुमेन गुड ऑरेटर होते हैं। और आगे लिखा है कि एन ऑरेटर इज चूजन एट रैंडम, एक ऑरेटर को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब ऑरेटर को सिलेक्ट करने का जो इवेंट है, इस इवेंट से पहले जो इवेंट्स परफॉर्म होंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ऑरेटर को सिलेक्ट करने से पहले जो इवेंट होंगे वो होगा कि जो पर्सन आप सिलेक्ट कर रहे हो, जो ऑरेटर आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो मेल है कि फीमेल है, वो मैन है कि वुमेन है। ठीक है, तो ये जो इवेंट है कि जो पर्सन सिलेक्ट किया गया हो वो मैन है, ये इवन इवेंट बनेगा। और जो पर्सन सिलेक्ट किया गया है, जो ऑरेटर सिलेक्ट किया गया वो वुमेन है, ये E2 इवेंट बनेगा। ठीक है, तो पहले आप E1 E2 इवेंट को लिखोगे। E1 इवेंट क्या है कि पर्सन इज मैन, पर्सन एक मैन है। E2 इवेंट क्या बनेगा कि जो पर्सन है वो वुमेन है। और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। क्यों? क्योंकि लिखा है कि इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, लास्ट में लिखा है देखो, इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दोनों सेम यानी 1/2 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ए इवेंट परफॉर्म हो रहा है। ए इवेंट क्या है कि एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया है, वो ऑरेटर है। यह है ए इवेंट, अ पर्सन इज ऑरेटर, अ पर्सन इज सिलेक्टेड and he is orator। वो आप ही शी जो भी होगा वो आपका ऑरेटर होगा। मतलब ऐसे लिख दो, ही या जो भी है, ही और शी जो भी है इज ऑरेटर। ठीक है, अपने हिसाब से आप लिख लेना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, इसका मतलब क्या है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकलती है इवेंट की। अगर वो पर्सन आपका मैन है और वो ऑरेटर भी है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/100 लिखा है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 का मतलब क्या है कि जो ऑरेटर है वो क्या है? वुमेन है। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25/1000। सब कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है बच्चों, बस आपको सेट करना है। ठीक है, सब बस आपको चीज़ें सेट करनी है। और लास्ट में क्या लिखा है देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ मेल पर्सन इज चूजन, मतलब जो ऑरेटर सेलेक्ट किया गया वो मेल पर्सन है। मेल मतलब वो E1 इवेंट से निकला है, यानी E1 इवेंट की कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। E1 इवेंट की कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला को याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला है और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, बीच में प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। ठीक है, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए भाई। ओहो, क्या हो गया? एक मिनट जो यहाँ पर आएगा E2 यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 था। ए गिवन E1 कितना है भाई? ये 5/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये 1/2 इंटू 5/100 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 1/2। ए गिवन E2 कितना है? 25/1000। अब देखो कॉमन नंबर कैंसिल, 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, 5/100 5/100 5/100 कैंसिल हो गया, ऊपर तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा,
यहाँ बचेगा आपका 5/10, क्योंकि 5/100 कैंसिल हुआ था 5/10। 5/10 को 1/2 लिखोगे, 1/2। इसको सॉल्व करोगे 2 × 2 3, 2/3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, इसमें बोला गया है कि सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर्स। अ ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। What is the probability that this person being male? Assume that there are equal number of males and females. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 5% मैन के हेयर्स और 0.25% वुमेन के हेयर्स ग्रे होते हैं, और एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया है जिसके हेयर्स कैसे हैं, ग्रे है बच्चों। ठीक है, अब जो पर्सन सिलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, ये जो इवेंट्स परफॉर्म हो रहा है, उससे पहले कौन सा इवेंट परफॉर्म होगा? उससे पहले ये इवेंट परफॉर्म होगा कि वो जो पर्सन है या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। ये इवेंट्स परफॉर्म होंगे, तो यही इवेंट्स आपके E1 और E2 इवेंट बनेंगे। E1 इवेंट क्या बनेगा बच्चों? कि जो पर्सन है वो क्या है, मेल है, पर्सन इज मेल। और E2 इवेंट क्या बनेगा? कि जो पर्सन है वो क्या है, फीमेल है। और दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल आएगी। अब इक्वल क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ लिखा है साथ साथ कि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल्स। ठीक है, 1/2। कितना क्लियर बच्चों? ठीक है, उसके बाद ए इवेंट परफॉर्म होगा, जो है कि एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया है और उसके हेयर कैसे है, मेल और ग्रे है। अ पर्सन, ऐसे इसको ऐसे लिखो, अ ग्रे हेयर पर्सन, अ ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है ना। अब ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E1 के कारण, इसका मतलब ये है कि जो ग्रे हेयर पर्सन है वो क्या है, मैन है, मेल है। और मेल यानी मैन की प्रोबेबिलिटी कितनी है ग्रे हेयर पर्सन की, 5%, यानी 5/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, इसका मतलब ये है कि जो ग्रे हेयर पर्सन को सिलेक्ट किया गया है वो E2 इवेंट से है, यानी वो फीमेल से है, यानी वो फीमेल है। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25%, यानी 0.25/100, जिसको आप लिख सकते हो 25/1000, 10,000। इतना क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पर्सन है वो मेल है, तो E1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम बेस थ्योरम की हेल्प से E1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे। E1 गिवन A, फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। पहले E1 इवेंट परफॉर्म करेगा इनटू, यहाँ पर E1 है, उसके बाद A इवेंट परफॉर्म करेगा, तो A की आएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A को मैंने बता दिया कैसे डिफाइन करते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, फिर प्लस आता है बीच में, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 कितना है, 5/100 है। बाय में देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, यहाँ भी 5/100, सॉरी हाँ 5/100 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 1/2, और A गिवन E2 की कितना आ गया, 25/10,000। इतना क्लियर बच्चों? कॉमन क्या है देखिए, 1/2 1/2 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। 5/100 5/100, यहाँ भी 5/100, सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन है वो पहले कैंसिल कर दो। यहाँ 1 आता है, यहाँ भी पूरा 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 5/100,
100 बचेगा, 5/100। 5/100 को आप 1/20 लिखोगे, 21 या 20, 21, 20 ऊपर जाएगा तो 20/21 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की कहानी को समझना है। देखो इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि अ कंपनी हैज 2 प्लांट्स मैन्युफैक्चर स्कूटर्स। प्लांट फर्स्ट मैन्युफैक्चर 70% ऑफ द स्कूटर्स एंड प्लांट सेकंड मैन्युफैक्चर्स 30%. Plant first 80% of scooter are rated standard quality and plant second 90% scooter are rated standard quality. A scooter is picked up and random it is found to be standard quality. So what is the chance that it was from plant second? देखो बच्चों, पूरी कहानी को समझो। एक कंपनी के 2 प्लांट्स है, ये कंपनी सी है, इसके 2 प्लांट्स है P1 और P2। P1 प्लांट में 70% स्कूटर मैन्युफैक्चर होते हैं, 70%, और P2 प्लांट में 30% स्कूटर मैन्युफैक्चर होते हैं। प्लांट फर्स्ट में 80% स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी के निकल रहे हैं। इस पूरे प्लांट फर्स्ट से 80% स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी की है और प्लांट सेकंड से 90%, लिखा है 90% स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी के है। और एक स्कूटर को रैंडमली पिक्ड किया गया है, सिलेक्ट किया गया है और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। ये इवेंट हुआ है। अब इस इवेंट से पहले क्या इवेंट परफॉर्म कर रहे होंगे, सोचो जरा। स्टैंडर्ड स्कूटर को सिलेक्ट करने से पहले कौन सा इवेंट परफॉर्म किया होगा बच्चों? स्कूटर का बनना, प्लांट के द्वारा स्कूटर का बनना, ये पहले परफॉर्म हुए होंगे। जब स्कूटर बने होंगे तो उसमें से कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे, ठीक है ना। तो यही E1 E2 इवेंट्स बनेंगे, स्कूटर्स का बनना या इन स्कूटर्स का मैन्युफैक्चर होना, ठीक है। तो E1 इवेंट क्या है कि प्लांट फर्स्ट 70% स्कूटर को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये E1 इवेंट है। 70% स्कूटर, या इसको ऐसे लिखो, स्कूटर मैन्युफैक्चर प्लांट फर्स्ट, ये आ गया E1 इवेंट, ठीक है। और E2 इवेंट क्या होगा? स्कूटर मैन्युफैक्चर प्लांट सेकंड। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा? 70%, ये आएगा। साफ साफ लिखा है कि 70% स्कूटर बना रहा है प्लांट फर्स्ट, यानी 100 आएगा बाय में। जब भी परसेंट आएगा तो 100 बाय में लिखना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा? 30%, 30/100, ठीक है। अब आते हैं ए इवेंट में। ए इवेंट क्या है भाई? ए इवेंट उसके बाद परफॉर्म कर रहा है, स्कूटर बन गए, अब रैंडमली एक स्कूटर को पिक किया गया है, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। और स्टैंडर्ड क्वालिटी स्कूटर पिक्ड अप या सेलेक्ट, ठीक है। एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्कूटर को सिलेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, रैंडमली। अब उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है भाई E1 के कारण। इसका मतलब ये है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर प्लांट फर्स्ट से है। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर प्लांट फर्स्ट से है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 80%। उसके चांसेस क्या है? 80%, यानी 80% स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी के है, वो प्लांट फर्स्ट से, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखोगे? 80/100। अब 80% इसका मत निकालना 70% का, ठीक है ना। जब भी परसेंट आएगा तो बाय में 100 ही आएगा प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 क्या मतलब है कि प्लांट सेकंड वाले जो स्कूटर है उसके स्टैंडर्ड क्वालिटी वाले स्कूटर की बात हो रही है। और कितने परसेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्कूटर है प्लांट सेकंड से? वो है 90%, 90/100।
अब आप क्वेश्चन में देखो कि हर चीज़ गिवन है, आपको चीज़ें सेट करनी है, कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ क्या है, बस ये चीज़ें सेट करनी है और उसके लिए आपको कहानी की तरह क्वेश्चन को पढ़ना होगा। अब लास्ट लाइन में आओ, देखो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज द चांस, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम प्लांट सेकंड, प्लांट सेकंड से वो स्कूटर बने हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्लांट सेकंड मतलब इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब E2 की कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है, याद रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2। probability of E2 कितना है भाई, वो है आपका 30 by 100, 30 by 100। A given E2 कितना है 90 by 100। probability of E1 है 70 by 100। A given E1 कितना है 80 by 100। ठीक है, आप देख लेना भाई, सब लिखा है यहाँ पर। A given E1 है 80 by 100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है आपका 30 by 100 और यहाँ पर आ गया 90 by 100। अब देखो मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि यहाँ पर जब डिनोमिनेटर सबके सेम होते हैं ना, तो सिंप्लीफाई बिल्कुल मत करना, यहाँ पर बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो सब में कॉमन क्या है 100, सब कैंसिल हो गया, सब में 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, जो बचता है 9 3 27, 8 7 56, 3 9 27, तो 27 बाय 83, यह आंसर आ गया। देखो अगर आप यहाँ सिंप्लीफाई कर दोगे ना तो यहाँ टफ हो जाएगा, इसलिए सिंप्लीफाई मत किया करो जब डिनोमिनेटर सेम होता है। कॉमन नंबर कैंसिल कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।